नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमें जो हमारा हिंदी साहित्य है उसमें आदिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो आदिकाल है ये चाहे किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, या हिंदी से संबंधित कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, पैट हो या एस्टेट हो, उसमें ये क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आदिकाल, जैसे कि हमें सबको पता है कि हमारा हिंदी साहित्य का जो काल है उसका नामकरण 3 आधारों पर किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आदिकाल। तो चलिए, आदिकाल का जो समय हमारा है वो समय है 600 ईस्वी से 1350 ईस्वी। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को है। तो जी ये प्रश्न इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे पहले नामकरण करने का प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न विवादास्पद है। इस काल को ग्रियर्सन ने कहा है चारणकाल। ग्रियर्सन ने इसको नाम दिया है चारणकाल। मिश्रबंधु ने इसको कहा है प्रारंभिक काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल। शुक्ल ने इसको आदिकाल और वीरगाथा काल के नाम से जाना है। आगे इसमें देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा सामंत काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल व चारणकाल नाम दिया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल की संज्ञा दी है। तो जी दोस्तों, इसमें जो अभी हमने 2-4 प्रश्नों पर चर्चा की है तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आदिकाल में 3 प्रवृत्तियां मिलती हैं। कौन कौन सी? धार्मिकता, वीरगाथात्मकता और श्रृंगारिकता। आगे चलते हैं, वो 3 कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? रासो काव्य, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अब मुक्तक काव्य कृतियाँ: खुसरो की पहेलियाँ, सिद्धोनाथों की रचनाएं, विद्यापति की पदावली। ये क्या हैं? मुक्तक काव्य कृतियाँ हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता व कीर्ति पताका की रचना किसमें की है? अवोट भाषा में। और पदावली की किसमें की है? मैथिली में। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में 2 शैलियाँ मिलती हैं, डिंगल व पिंगल। डिंगल शैली में कर्कश शब्दावली का प्रयोग होता है, जबकि पिंगल शैली में कर्णप्रिय, बहुत अच्छी लगने वाली मधुर शब्दावली का प्रयोग होता है। कर्कश शब्दावलियों के कारण डिंगल शैली अलोकप्रिय होती चली गई, जबकि कर्णप्रिय शब्दावली होने के कारण पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई। और आगे चलकर इसका ब्रज भाषा में विलय हो गया। ये आगे चलकर इसने ब्रज भाषा का रूप ले लिया। पृथ्वीराज राजसो जो हमारा आदिकाल है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। पृथ्वीकाल राजसो कथानक रूढ़ियों का कोश है। कथानक रूढ़ियों का कोश। तो ये आ जाता, कथानक रूढ़ि का कोश किसको माना जाता है? पृथ्वीराज राजसो को। एक प्रकार का प्रतीक जिसके साथ एक पूरी की पूरी कथा जुड़ी हो। अपभ्रंश में 15 मात्राओं का एक चौपाई छंद मिलता है। अपभ्रंश में 15 मात्राओं का एक चौपाई छंद मिलता है। हिंदी ने चौपाई में 1 मात्रा बढ़ाकर इसको चौपाई कर दिया, अर्थात चौपाई छंद में 16 मात्राएं मानी जाती हैं। आदिकाल में आला और छंद 31 मात्रा बहुत प्रचलित था। आदिकाल में कौन सा छंद प्रचलित था? आला। यह वीर रस का बड़ा ही लोकप्रिय छंद रहा है। दोहा, रासा, तोमर, नाराज, पद्धति, पदझटिका, अरिल आदि छंदों का प्रयोग आदिकाल में देखने को मिलता है। दोहा के साथ चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति गढ़वक कहलाती है। चौपाई के साथ दोहा रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? गढ़वक। गढ़वक का प्रयोग आगे चलकर भक्ति काल में जायसी और तुलसी ने भी किया है। सबसे पहले आदिकाल में देखा गया है इसको, और उसके बाद भक्ति काल में जायसी और तुलसी ने भी इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग किया है। अमीर खुसरो को हिंद इस्लामी समन्वित मिश्रित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कहा जाता है। हिंदी इस्लामिक समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को।
आदिकालीन साहित्य के तीन सर्वप्रथम रूप हैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। सिद्ध द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया था। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था और मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इन्हें सिद्ध कहा गया है। 84 सिद्धों में नाम इनके हैं सरहपा, सबरपा, कन्हपा, लोईपा, डोम्बिपा, कुकुरिपा आदि प्रमुख हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध हैं। सरहपा को प्रथम सिद्ध माना गया है। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सहजयान का प्रवर्तक कौन है? सरहपा। सिद्ध कवियों की रचनाएं दो रूपों में मिलती हैं, दोहा कोश में और चर्यापद में। सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित दोहों का संग्रह दोहा कोश के नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा रचित जो पद है उसको चर्यापद के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, सिद्ध साहित्य की भाषा को अपभ्रंश एवं हिंदी के संधि काल की भाषा मानी जाती है, इसलिए इसे संध्या या संध्या भाषा का नाम भी दिया जाता है। 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म एक नए रूप में आरंभ हुआ जिसे योगिनी कोल मार्ग कहा जाता है। नाथपंथ या हठ योग भी कहा जाता है। कौन कौन से तीन नाम हैं? योगिनी कोल मार्ग या नाथपंथ या हठ योग कहा जाता है। इसका उदय बौद्ध सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योगधारा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। अनुश्रुति के अनुसार 9 नाथ हैं। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। आदिनाथ किसको मानते हैं? शिव को। जलंधरनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ आदि। लेकिन हिंदी नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक माना जाता है गोरखनाथ जी को। बौद्ध सिद्धों की वाणी में पूर्वीपन का पुट है तो शैवनाथों की वाणी में पश्चिमीपन का पुट है। बौद्ध सिद्धों की वाणी पूर्वीपन का पुट है और शैवनाथों की वाणी में पश्चिमीपन का। रासो शब्द की व्युत्पत्ति लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। रासो शब्द को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। अब वो 3 वर्ग हैं, देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले है इसमें वीर गाथात्मक रासो काव्य। अब वीर गाथात्मक रासो काव्य कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, कुमाण रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो। दूसरे हैं श्रृंगारपरक रासो। श्रृंगारपरक रासो कौन कौन से? बिसलदेव रासो, संदेश रासक और मुंज रासो। तीसरे इसमें आते हैं धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य। उसमें उपदेश रसायन रास, चंदन बाला रास, चतुलीभद्र रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, रेवंतगिरी रास। पृथ्वीराज रासो के बारे में देखिए। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। इसमें देखिए पृथ्वीराज रासो परंपरा का प्रतिनिधि व श्रेष्ठ ग्रंथ, आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, काव्य रूप प्रबंध है। ये एक प्रबंध काव्य है। रस इसमें कौन सा है? वीर व श्रृंगार रस है। अब पृथ्वीराज रासो के बारे में जानते हैं। इसके रचयिता का नाम चंद्रबरदाई है और रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि व श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है और आदिकाल का प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो और ये एक प्रबंध काव्य है। रस इसमें रस हैं वीर और श्रृंगार रस। अलंकार इसमें आए हैं अनुप्रास और यमक। चंद्रबरदाई के प्रिय रहे ये। छंद है इसमें विविध छंद लगभग 68 हैं। गुण कौन से हैं? ओज और माधुर्य गुण हैं। भाषा इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और शैली कौन सी है इसकी? पिंगल शैली है। आगे चलिए। पृथ्वीराज रासो में चौहान शासक पृथ्वीराज राज के अनेक युद्धों का और व्यूह का सजीव चित्रण किया गया है। पृथ्वीराज रासो एक अर्ध प्रमाणिक रचना मानी जाती है। परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित है। मूल रूप से उपलब्ध नहीं है लेकिन इसका एक अंश उपलब्ध है जिसे आलाखंड के नाम से जाना जाता है। तो आलाखंड के रचयिता कौन है? जगनिक हैं। इसका छंद आला और वीर के नाम से प्रसिद्ध है। संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा रचित है। यह एक विरह काव्य है। संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा रचित है और यह एक विरह काव्य है। अब आदिकाल जो रासो काव्य है उसकी सामान्य क्या क्या विशेषताएं हैं? ऐतिहासिकता व कल्पना का सम्मिश्रण है। प्रशस्ति काव्य है, राजाओं की प्रशंसा इसमें की गई है।
युद्ध व प्रेम का वर्णन है। वैविध्यपूर्ण भाषा है, अलग अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल पेंगल शैली का प्रयोग है। छंदों का बहुमुखी प्रयोग है। चंद्रबरदाई दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय चौहान के सामंत व राजकवि थे। आगे देखिए, अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने इसी ऐतिहासिक साहित्य पुस्तकें लिखी, ब्रजभाषा में गीतों कवालियों की रचना की, खड़ी बोली में पहेलियाँ मुकुरियाँ आदि बुझाई। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने कव्वाली, तराना, गायन और सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है कौन? अमीर खुसरो। विद्यापति बिहार के दरभंगा जिले के बिस्पी गांव के रहने वाले थे। उन्हें मिथिला के महाराजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह का संरक्षण प्राप्त था। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी मैथिली में रचित पदावली है। पदावली के कारण से विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। यह मुक्तक काव्य है। पदावली मुक्तक काव्य है और इसमें पदों का संकलन है। पूरी पदावली भक्ति व श्रृंगार की धूपछाई है, अनूठा इसमें वर्णन मिलता है। तो आज ही हम चर्चा कर चुके हैं आदिकाल के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।